ये इस चैप्टर का ये सेकंड वीडियो है, मोशनल ईएमएफ बाय फैराडे एंड लेंज लॉ। मोशनल ईएमएफ का मतलब जब कोई कंडक्टर मोशन में होता है तो उसके अक्रॉस जो वोल्टेज डेवलप होता है, ईएमएफ डेवलप होता है, उसको मोशनल ईएमएफ कहते हैं। अब मान लीजिए आपके पास एक ये फ्रेम है, रिजिड फ्रेम है, और उस पर एक वायर आपने बस केवल प्लेस कर दिया, PQ वायर L लेंथ का, ये डिस्टेंस x है, और इस वायर को आप v वेलोसिटी से अंदर की तरफ खींच रहे हैं, और ये मैग्नेटिक फील्ड है जो अंदर की तरफ है। इस मैग्नेटिक फील्ड में ये फील्ड लाइंस को कट कर रहा है। फील्ड लाइंस कैसे हैं? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे हैं और ये कंडक्टर कट कर रहा है। तो जब भी कंडक्टर फील्ड लाइंस को कट करेगा उसके दोनों एंड्स के अक्रॉस वोल्टेज जरूर डेवलप होगा, उसको मोशनल ईएमएफ कहते हैं। तो मोशन में अब इसके दो तरीके हैं, इसको फ्रेम आउट करने के दो वे हैं। एक फैराडे लेंज लॉ है और दूसरा लॉरेंज फोर्स है। तो फैराडे लेंज लॉ थोड़ा सा इजी है, इसलिए पहले हम उससे कर रहे हैं और यही कोर्स में दे रखा है। ईएमएफ की वैल्यू होती है अकॉर्डिंग टू लेंज एंड फैराडे माइनस d∅dt। फाई होता है फ्लक्स। अब इस कॉइल का फ्लक्स होता है B.A। अब मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है और एरिया भी अगर आप देखें तो वही सेम डायरेक्शन हो गई एरिया की भी। अगर यहाँ से फेस कर रहे हैं तो बाहर की तरफ हो गया, अगर इधर पीछे से फेस कर रहे हैं तो उस तरफ ही हो गया। तो इनके बीच में या तो एंगल 0 डिग्री लोगे या 180 डिग्री लोगे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, केवल माइनस साइन का फ़र्क पड़ेगा। तो B/A cos 0 डिग्री, cos 0 1। अब इसका एरिया, इस कॉइल का एरिया, कॉइल की लेंथ L है और ब्रेड्थ x है, तो एरिया हो गया L/x। सॉरी, ये अपना फ्लक्स आया है। तो अभी इस फ्लक्स को यहाँ रख रहे हैं, तो E = -d/dt। फ्लक्स की जगह BLX रख दिया। मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है और इसकी लेंथ, ये कभी भी किधर भी आ जाए इसकी लेंथ भी कांस्टेंट है, तो दोनों कांस्टेंट को डिफरेंशिएशन से बाहर ले लिया, अंदर रह गया -dx/dt। अब टाइम के साथ x कम हो रहा है। देखिए जैसे ये रोड यहाँ पर है, अभी फिर यहाँ आ जाएगी, तो x कम हो रहा है टाइम के साथ। तो dx/dt को हम -v लिख सकते हैं। माइनस ये बता रहा है कि टाइम के साथ, टाइम बढ़ रहा है तो x कम हो रहा है, तो इसको dx/dt को हमने -v लिख दिया। तो मोशनल ईएमएफ यहाँ से आ गया BL -v, तो +BL भी आ गया। और अगर माइनस आ भी जाता है तो भी हमको उसका मोड लेना है, तो BL भी आएगा। अब देखिए फार्मूला कैसे काम करेगा। अगर कोई L लेंथ का कंडक्टर किसी मैग्नेटिक फील्ड में v वेलोसिटी से चल रहा हो तो उसके दोनों एंड्स के क्रॉस वोल्टेज डेवलप होगा। ये फैराडे एंड लेंज लॉ से हमने निकाला है। अगर मैं लॉरेंज फोर्स से करता तो मुझे क्या करना पड़ता, मुझे सिर्फ एक रॉड दिखानी पड़ती। ज़रूरी नहीं है इसे एरिया वाला हो, सिर्फ एक रॉड चल रही है कंडक्टर में और वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट कर रही है, तो लॉरेंज फोर्स से भी सेम वैल्यू आएगी। अब मान लीजिए इस तरह का क्वेश्चन भी बन सकता है कि मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, ऐसे नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है और रोड ऐसे जा रही है, तो रोड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट ही नहीं कर रही है, तो रोड के अक्रॉस वोल्टेज जीरो डेवलप होगा। लेकिन अगर यह कट करेगी, जैसे जैसे परपेंडिकुलर कट करेगी वैसे वैसे वोल्टेज ज़्यादा होती जाएगी, और जैसे जैसे आप घुमाते जाओगे मैग्नेटिक फील्ड को, वैल्यू कम होती जाएगी। तो हमें ये ध्यान रखना है कि रोड जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट करेगी, तभी ये फार्मूला हमें अप्लाई करना है। ठीक है जी। देखिए जो क्वेश्चन है एग्जाम्पल 6.6 की हम बात कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है और कई बार आ चुका है बोर्ड में। एक आपके पास रोड है, उस रोड को आप ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घुमा रहे हैं। देखिए जैसे मान लीजिए कोई रोड है और ये रोड की न्यू पोजीशन हो गई, तो ये रोड ऐसे खिसक के आई है यहाँ से यहाँ तक, तो इस पॉइंट का एंगल जो बनेगा सेंटर पे वो थीटा बनेगा, और मान लो यहाँ से यहाँ तक t टाइम लगा, तो θ/t को हम एंगुलर वेलोसिटी कहेंगे। इस पॉइंट की बात करूँ तो ये भी पॉइंट थीटा एंगल बना रहा है टी टाइम में, ये पॉइंट भी थीटा एंगल बना रहा है, सारे थीटा एंगल बना रहे हैं। इसका मतलब जब भी कोई बॉडी रोटेट करती है उसका एंगुलर वेलोसिटी सबकी सेम होती है, इसकी वेलोसिटी सबकी सेम है, एंगुलर वेलोसिटी। अब हम बात करते हैं लीनियर वेलोसिटी की।
तो इसकी लीनियर वेलोसिटी ज़्यादा है क्योंकि ये टी टाइम में ज़्यादा ट्रेवल कर रही है, ये टी टाइम में कम ट्रेवल कर रही है, ये टी टाइम में और भी कम ट्रेवल कर रही है। डिस्टेंस देखें तो ये कम है, ये ज़्यादा डिस्टेंस है। इसका मतलब इसकी लीनियर वेलोसिटी ज़्यादा होगी। इसलिए फार्मूला बनाया था v = ओमेगा × l। मतलब जो जितनी ज़्यादा लेंथ पर होगा, ओमेगा सबके लिए एक जैसा है, जिसकी l ज़्यादा होगी उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी। इस फार्मूले का मतलब है कि एंगुलर वेलोसिटी हमेशा सेम रहती है, लेकिन लीनियर वेलोसिटी टाइम लेंथ पे डिपेंड करती है कि कितनी लेंथ पर है। तो इसकी लेंथ अलग है, इसकी लेंथ अलग है, इसकी लेंथ अलग है, सबकी लेंथ अलग है। अगर आप फार्मूला बनाएं BVL, तो ये क्या लग सकता है? क्या पूरे लेंथ की वेलोसिटी सेम है? इसकी और इसकी सबकी वेलोसिटी सेम है क्या? नहीं, वेलोसिटी सेम नहीं है। इसका मतलब इस फार्मूले को हम ऐसे नहीं लगा सकते। तो हमने क्या किया, एक छोटा सा एलिमेंट कट कर लिया, इसका छोटा सा एलिमेंट। अब ये जो है, ये पॉइंट और ये जो पॉइंट है, ये दोनों की वेलोसिटी लगभग सेम है क्योंकि बहुत ही पास हैं एक दूसरे के, तो इनकी वेलोसिटी लगभग सेम है। तो इन दोनों के एंड्स के अक्रॉस जो वोल्टेज डेवलप होगा उसे कहेंगे DE, छोटे एलिमेंट्स का क्रॉस। मैग्नेटिक फील्ड कितना है B, इसकी वेलोसिटी कितनी मान ली V, और ये लेंथ कितनी है DL। क्योंकि आप इसे L कह रहे हैं तो इसे DL कहना पड़ेगा, तो ये DL हो गया। और v = ओमेगा, अगर ये पूरी लेंथ मान लीजिए कैपिटल L है और ये लेंथ छोटा l है, ये लेंथ छोटा l है, तो इसकी वेलोसिटी हो गई v = ओमेगा × l, छोटा l। तो यहाँ पर आपने v की जगह ओमेगा × l रख दिया, तो DE आ गया हमारा b ओमेगा l × dl, b ओमेगा l × dl, ये आपके पास DE आ गया। अब ये तो आया है इसके अक्रॉस वोल्टेज, लेकिन हमें चाहिए पूरे रोड के अक्रॉस वोल्टेज। तो पूरे रोड में ऐसे एलिमेंट यहाँ से स्टार्ट करूँ तो यहाँ तक ख़त्म होंगे। इसका मतलब अगर हम इसे इंटीग्रेट कर दें 0 से L के लिए, 0 से L तक ये लेंथ एलिमेंट छोटे बहुत सारे हैं। तो जैसे आपने इसके अक्रॉस निकाला वैसे दूसरे के अक्रॉस निकालोगे, वैसे ही सबके अक्रॉस निकालोगे। उन सबको ऐड कर देंगे तो नेट वोल्टेज आ जाएगा। तो नेट वोल्टेज निकालने के लिए आपने ऐसे इंटीग्रेट किया 0 से L के लिए। B कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, और ओमेगा तो आपको बताया कि कोई भी बॉडी किसी भी तरह से रोटेट हो उसका एंगुलर वेलोसिटी सेम रहती है। तो दोनों कांस्टेंट्स को हमने बाहर ले लिया। अंदर आ गया इंटीग्रेशन DL फ्रॉम 0 से L, 0 से कैपिटल L भी रह गया, L dl। L का L के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, L की पावर 1+1/1+1 फ्रॉम 0 से L, तो ये आ जाएगा B ओमेगा L²/2 फ्रॉम 0 से L, B ओमेगा स्मॉल l की जगह अपर लिमिट रखी L²/2 -0²/2। तो फाइनली ये फार्मूला बन गया B ओमेगा L²/2। ये हमारा फार्मूला बन गया इसका। तो इस तरह के क्वेश्चंस में हमें ये फार्मूला यूज़ करना है, जैसे 6.6 में वैसे 6.7 में भी सेम क्वेश्चन है। तो देखिए बेटा, हमारे पास में फार्मूला आ गया है E = ½ B ओमेगा L²। वैल्यूज़ पुट कर रहे हैं। B की वैल्यू 1 टेस्ला है। ओमेगा की जो यूनिट होती है, ओमेगा होता है θ/t, और थीटा की ऐसा यूनिट होती है रेडियन पर सेकेंड। आपको दे रखा है क्वेश्चन में 50 रिवोल्यूशंस पर सेकेंड, 50 रिवोल्यूशंस पर सेकेंड ये दे रखा है क्वेश्चन में। तो 1 रिवोल्यूशन हटा के 2 पाई रेडियन लिख सकते हैं। एक रिवोल्यूशन का मतलब 2 पाई रेडियन। तो इसकी जगह आ गया 50 × 2 पाई रेडियन पर सेकेंड, तो ये 100 पाई आ गया। और L की वैल्यू हमें 1 मीटर दे रखी है क्वेश्चन में, 1 का स्क्वायर, तो हमारा वैल्यू जो आ जाएगी वो 50 पाई आ जाएगी। पाई की वैल्यू 3.14 कर देंगे, 157 हमारे पास में ये आ गया 157 वोल्ट्स, 157 वोल्ट डेवलप हो जाएगा इसमें। देखिए अब हम एग्जाम्पल 6.4 कर रहे हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है, क्रॉस का मतलब नॉर्थ इधर है और साउथ बोर्ड के पीछे है, तो नॉर्थ से साउथ की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स जा रही हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स हमेशा नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती हैं, तो ये इधर नॉर्थ है। अब ये आपके पास एक
इस तरह का शेप है, कोई भी हो, चाहे रेक्टेंगल हो चाहे ट्रायंगल हो, उससे पता फ़र्क नहीं पड़ता। ये रेक्टेंगुलर शेप का एक मेटल है और ये आपके मैग्नेटिक फील्ड में आ रहा है। तो जैसे जैसे मैग्नेटिक फील्ड में आएगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसमें से ज़्यादा पास होने लग जाएंगी। जैसे जैसे मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज़्यादा इसमें से पास होने लग जाएंगी, मतलब इसका फ्लक्स इंक्रीज होगा। और ये फ्लक्स अपना चेंज नहीं चाहता है, जो भी फ्लक्स में चेंज करेगा उसके अपोजिट ये बिहेव करेगा, ये फ्लक्स में चेंज का अपोज करेगा। तो आप ये भी मान सकते हैं, ये बिल्कुल ऐसे बिहेव कर रहा है कि जैसे मान लीजिए आपके पास एक कोई भी शेप का, चाहे सर्कुलर है चाहे कोई भी शेप है, ये यहाँ पर एक रॉड रखी हुई है और नॉर्थ पोल इसके पास लाया, मैग्नेट का नॉर्थ पोल इसके पास लाया, तो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ जाएंगी इसमें भी क्या हो रहा है, जब जब ये एंटर हो रहा है तब तक इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ रही हैं। तो एक तरह से हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं इस कंसेप्ट से कि ये ऐसे बिहेव कर रहा है कि ये तो स्टेशनरी है, चल नहीं रहा है, और मैग्नेट चल के इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ा रहा है। ये अंदर एंटर कर रहा है तब भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ रही हैं, और ये स्टेशनरी होता, मैग्नेट चलता तब भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ती, तो दोनों सेम केस हैं। तो इस केस से समझना आसान है कि हम ये मान लेते हैं कि ये तो स्टेशनरी है और नॉर्थ पोल इसके करीब आ रहा है। अब नॉर्थ इसके करीब आएगा तो इसका मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज़ हुआ, ये फ्लक्स का अपोज करेगा, तो ये क्या बन जाएगा, इसका अपर एंड नॉर्थ बन जाएगा, और नॉर्थ को रिपेल करेगा, क्योंकि नॉर्थ पोल पास आ रहा है, ये मान रहे हम, तो ये नॉर्थ बन जाएगा। नॉर्थ बन जाने का मतलब इसमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो होगी। हमें पता है कि कोई नॉर्थ कैसे बनता है, नॉर्थ तब बनता है जब उसमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो होती है, तो इसमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो होने लग जाएगी। अब इस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, ये ट्राइंगल दूर जा रहा है, तो इसे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मैग्नेट इससे दूर जा रहा हो। अगर मैं इसे स्टेशनरी मान लूँ तो मैग्नेट इससे दूर जा रहा है, मैग्नेट इससे दूर जा रहा है, तो ये दूर जाने का अपोज करेगा क्योंकि इसका फ्लक्स कम हो रहा है, तो ये साउथ बन के उसे मतलब अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहेगा। साउथ बनने का मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो होगी। तो जो लूप्स बाहर जा रहे हैं उनमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो होगी, जो एंटर कर रहे हैं उनमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो होगी। ये कंसेप्ट आपके लिए था, एग्जाम में लिखने के लिए हम ये कह देंगे, अकॉर्डिंग टू लेंज एंड फैराडे इट ऑलवेज अपोजेज कॉज ऑफ इट्स प्रोडक्शन। तो इसमें इंड्यूस करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज, इसमें क्लॉकवाइज। हम क्योंकि हमने रिप्लेस किया है इसको कंसेप्ट से, तो इस वजह से